बताइए। 11। 9 बस सर। 9। 4। और भी है सर 14। 14। हाँ और बताइए। हो गया सर। बस इतना ही डाउट था। पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलिए। सर जो आपने कल भेजा वो नोट्स पीडीएफ, तो उसमें से मतलब यही सब पढ़ना है ना जो इसमें लिखते हैं, मतलब जो आपने टॉपिक्स कराया, क्योंकि और एक्स्ट्रा हाँ भी वही notes- शेल मॉडल वो सब नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। है ना, बस वही करना। वो अल्फा डी के बीटा डी के जो भी है उससे रिलेटेड, और वही बाकी वो शेल मॉडल है सब वो नहीं है, वो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर 4 में मेरा बस आंसर आ रहा है पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है इक्वेशन सॉल्व करके। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आने का रीजन ये देखो, इसमें क्या करना चाहिए था, इसमें बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की लेते हैं पहले। आपने बाइंडिंग एनर्जी इसका लिया होगा लिथियम के। हाँ नहीं सर, फाइनल माइनस इनिशियली किया। हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी तो प्रोटॉन का क्या है ना, प्रोटॉन का थोड़ी लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी, प्रोटॉन की हाँ, होती ही नहीं है। प्रोटॉन का नहीं लिया मैंने, उससे किया, मतलब पहले रेस्ट मास प्रोटॉन का लिखा और काइनेटिक एनर्जी लिखी और फिर लिथियम और हीलियम की काइनेटिक नहीं एनर्जी इसमें रेस्ट बताता मास हूँ, लिखा। देखो ये करिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इंटू 2 करेंगे माइनस बाइंडिंग एनर्जी लिथियम करो, ये आंसर आना चाहिए। किसका पूछ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी इसका पूछ रहा है ना ये। ठीक है, ये किया आपने? हाँ सर यही किया। पर जब हम ये इक्वल टू जब हम लिखते हैं इसको क्यू वैल्यू लिखते हैं ना। ये हमारे पास में क्यू वैल्यू आ गई। हाँ तो और यहाँ ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम ये दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, एक मिनट में लिख देता हूँ। तो 2 इंटू 7 पॉइंट, ये पर न्यूक्लियन लिखा हुआ है ना, लेकिन तो इसको आपको पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस लिथियम का कितना 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करो, अब आ रहा है क्या? ये हाँ, आंसर इससे आना चाहिए। पॉजिटिव आता है, पर हाँ, जब हम लोग क्यू वैल्यू लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिथियम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ इसमें जो दिया है ना, इसमें आपको इसके काइनेटिक एनर्जी तो वो तो लिखना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें हमें ये क्या कह रहा है, हमें ये थोड़ी पता है इसके काइनेटिक एनर्जी क्या है कि नहीं, कुछ थोड़ी पता अपने को। हाँ वो नहीं लेकिन पता। क्यू वैल्यू को लिखने का तरीका ये होता है, और वो जो भी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के। अभी हमें लिथियम की काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी पता है, अभी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं पता है। ठीक है,
करते हैं वही है। मान लो जैसे कि ऐसे करेंगे, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस mp(c²) प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस m लिथियम इंटू c² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। तो 2 अल्फा पार्टिकल तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। सर ये तो तो लेकिन क्यू होता है वो 2ke अल्फा माइनस ke लिथियम एक माइनस मिनट, ke ये बाइंडिंग प्रोटॉन एनर्जी होगा पर न्यूक्लियन रेस्पेक्ट, देन इन द रिएक्शन एनर्जी प्रोटॉन मस्ट बी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, और देन इन द रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी। एक मिनट रुको, हाँ क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। हाँ सर इसमें वाला क्यू वैल्यू का मतलब इसमें आपने जो इक्वेशन लिखा उसके हिसाब से 2ke अल्फा माइनस ke लिथियम माइनस ke प्रोटॉन होगा ना। हाँ ये जैसे ये लिखा है ना, एक तो ये ऊपर लिखा मैंने, ठीक है ना, और एक के नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो 2 काइनेटिक एनर्जी अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल है, तो इसका मतलब अगर मोमेंटम इनिशियली 0 तो बाद में भी 0 होना चाहिए, और इनिशियली अगर कुछ मोमेंटम तो बाद में मोमेंटम होना चाहिए। इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि, ये तो मुझे गड़बड़ी लग रहा है मामला है इसका तो। अच्छा, प्रोटॉन की ऊर्जा अवश्य, अच्छा समझ गया मैं। इसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही ना आपकी, हाँ सर। हाँ सर। इस है ना, क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हाँ तो लिखते हैं ऐसे ही है, ये जो लिख रहा हूँ मैं, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, है इंटू 2 कर देंगे, है ना, ये हमारे पास में होना चाहिए, क्लियर। और वो क्यू वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्यू वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। मान लो जैसे कि न्यूक्लियस है, और ये मान लो पार्टिकल आ गया, क्योंकि क्यू वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो दरअसल कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा उस पे क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं करता हूँ, देखो इसको ऐसे करना है। इसका मास m मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन की वैल्यू जब क्यू की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है फिजिबल नहीं है रिएक्शन। जब फिजिबल नहीं है तो इसका मतलब इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अपने को चाहिए, किसकी, जो पार्टिकल आ रहा है उसकी स्पीड मैंने मान लिया कि u है, और ये रेस्ट पर है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा इनका, मैक्सिमम होगा, सर ये एक्चुअली मैक्सिमम क्यू लॉस होगा शायद जब दोनों पॉजिटिव आ रहा है। v स्पीड्स, ये क्या क्यू बोलिए, शायद पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव है, हाँ क्यू इसमें पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर इसका एक और हाँ कॉन्सेप्ट क्यू बताओ, उस पॉजिटिव पे आ जा रहा रहा हूँ। है। इसमें क्यू पॉजिटिव आ रहा है ना क्यू आपका, पॉजिटिव आ रहा ठीक है। है। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन क्यू एक्चुअल में आना तो 17.2 है। नेगेटिव चाहिए था ना, तभी हम बोल नहीं ना, सकते हैं कि मतलब इस नहीं, इसका मतलब मुझे तो गड़बड़ ही लग रहा है। ये जो आ रहा है ना क्यू वैल्यू जो आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो किसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही हो, तो क्योंकि हमें इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो क्यू वैल्यू आ रही है वो अल्टीमेटली हीलियम की आ रही हो, तो हीलियम की वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ पूछ रहा है फिर तो, इसका मतलब हीलियम का पूछ रहा था वो। एक मिनट रुको देखो, लेकिन अगर एक मिनट रुको, क्या आ रहा देखो, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 7.06 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 5.6, यानी ये तो 17। हाँ तो ये तो कुछ गड़बड़ी आ रहा भाई, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी आ रही है, ये प्रोटॉन की थोड़ी है, ये गलत बता रहा है। अगर ये क्यू आ रहा है तो ये तो इसका आ रहा है, क्योंकि एनर्जी तो इसके साथ रिलीज हो रही नहीं है रिएक्शन में। कहाँ गया क्वेश्चन, वो तो हीलियम का ही काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम लोग। यानी ये तो हमारे पास में क्यू वैल्यू आई है, अगर देखा जाए तो ये तो क्यू वैल्यू है ना। तो क्यू वैल्यू को हम लोग ऐसे भी तो देखते हैं ना, अभी देख जैसे बताता हूँ मैं क्या क्या दिया है इसमें। तो आप लिखोगे m
स्क्वायर -2 इंटू MHE इंटू C स्क्वायर, और ये इक्वल टू Q है, और यही इक्वल टू हम लोग 2BeHe माइनस B लिथियम ले रहे हैं। तो ये इक्वल टू इन इक्वेशन से अगर आप जाते हो तो इन इक्वेशन से क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अल्फा माइनस ये क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी ये प्लस काइनेटिक एनर्जी लिथियम, ये आना चाहिए। ये क्यों ये आ रहा है? तो अभी क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का पूरा बैंड बजा दिया इसने। तो भाई एक्चुअल क्यू वैल्यू तो ये हुई इसकी, तो क्यू वैल्यू यही। तो अगर मान लो मैं केवल अल्फा पार्टिकल की बात करूँ तो इसमें कैसे देखूंगा भाई मैं अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी? तो कुछ गड़बड़ी है। तो इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल की पूछ रहा है, प्रोटॉन की नहीं पूछ रहा। फिर वो जो 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है वो तो ये वैल्यू आ रही है। सॉरी ये माइनस हो जाएगा। प्रोटॉन का भी काइनेटिक एनर्जी 0 थोड़ी मान सकते हैं। नहीं मान लो हो गए, क्यों नहीं मान सकते? मान लो दोनों ही मतलब पास में हो, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों नहीं हो सकती है? और दोनों मिल गए मान लो पास में से। जैसे हम लोग ऑलमोस्ट जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं यूरेनियम पर जब बम्बार्डिंग करते हैं उनके ऑलमोस्ट एनर्जी नेग्लिजिबल तो मानते हैं, हाँ हाँ सर। है ना? तो क्यों नहीं मान सकते हैं? तो इसलिए मुझे लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ पूछ रहा है। ठीक है ना, ये होना चाहिए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देखो। द अबव is a plot of binding energy per nucleon against the nuclear mass। मतलब वो ए के बारे में बात कर रहा हो। ए बी सी डी ई करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट न्यूक्लियर कंसिडर फॉर एक्शंस। तो इसमें अपने को क्या बताना, देखो ए प्लस बी से सी मिल रहा है तो ये फिजिबल है, क्योंकि ए प्लस से आपको एनर्जी रिलीज हो रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ना, तो ए प्लस बी से ये सही है। फिर जाइए आप सी से ए प्लस बी गलत है, ये तो एनर्जी बाइंडिंग इनकी डिक्रीज कर रही है, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर डी प्लस ई से क्या जा रहा है, एफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। फिर डी प्लस ई से मतलब एफ से डी प्लस, हाँ ये सही है। इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4, यानी फोर्थ ऑप्शन आ तो रहा है। भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। आई बात समझ में, तब फिजिबल माना जाएगा। ये तो बात हुई थी, तभी तो 1 और 4 करेक्ट है। ये बात समझ में आई भाई सबको? हाँ। नंबर 9 के बाद में 11, इसमें कुछ था नहीं वैसे तो 9 में तो। अच्छा ये तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन है क्या? तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ मास इज एट रेस्ट। हमारे पास में एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट पर है, उसका मास m प्लस डेल्टा m दिया है, एंड डिकेज इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मास। तो रेस्ट पर तो सिंपल सी बात है, ये जब डिसइंटीग्रेट होगा तो ये इधर v से जा रहा है, ये इधर v से जा रहा है, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इसका मास m/2, इसका मास m/2। स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या है। तो मोमेंटम कंजर्व करवाओ। तो सर मोमेंटम क्या हो, तो कंजर्व है ही, दोनों का मास सेम है। हमें क्या बताना है इसमें, स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बताना है, यानी v बताना है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे करेंगे, इनिशियल इसकी एनर्जी m प्लस डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, इक्वल टू m/2 हाफ v स्क्वायर इंटू 2 प्लस m/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू 2, दोनों का काउंट करेंगे तो हमारे पास आ गया ये
करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि अब हमने ये तो लिया प्लस काइनेटिक एनर्जी लिया ना इनका। हाँ, तो यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि mc² प्लस डेल्टा mc² इक्वल टू mv² बाई 4 प्लस mc², है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो स्पीड कितना आ गया इसका, यानी 4 डेल्टा mc² बाई कैपिटल M का स्क्वायर काइनेटिक रूट। एनर्जी इनटू 2, हाँ किया। हाँ? कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, 2 भी क्या ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना। हाँ, ये तो भूल ही गया था मैं, तो 2 ही रह गया ना, 2 रह गया, तो ये आना चाहिए 2 डेल्टा mc² बाई M आना चाहिए। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? अरे भाई समझ में आया? कुछ हाँ नहीं, क्या सर। मैंने वो अभी ऊपर जो कॉन्सेप्ट लिखवाया था ना, ये कॉन्सेप्ट लिखा है ना, यहाँ भी लिख दिया मैंने सेम वही, नीचे भी वही कॉन्सेप्ट ही एक ही है, इसको बदल ही नहीं सकते हो आप। इतना ही करना होता है, मालूम है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा वो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? 14। A nucleus having energy E1 decays by beta emission to daughter nucleus having energy E2. But the beta rays are emitted with a continuous energy spectrum having end point energy E1 minus E2. ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। To conserve energy and momentum in beta decay, at least 3 particles must take part in the transformation. ये भी सही है, ठीक है, आ रही बात सुन में? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्लियर? यानी जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी होती है E1 माइनस E2, यानी जो कह रहा है वो an emission to daughter nucleus having energy E2 but the beta rays are emitted with a continuous energy spectrum having end point energy. end point energy मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है? ये जो एनर्जी की यहाँ बात करेगा, ये जिसको हम लोग Emax बोलते हैं, है ना, ये नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स है। तो ये तो सही है, E1 माइनस E2 होगा, है ना। तो लेकिन ये जो कह रहा है ये भी सही है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुआ भाई। ये पक्का है कि 3 पार्ट होने चाहिए, मतलब उसमें एक तो न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा मान लो, एक एंटी न्यूट्रिनो होगा, है ना। लेकिन ये एनर्जी तो मिल ही रही थी। बाद में हमने देखा कि मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होने की वजह से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो एनर्जी का तो हो ही रहा, मान लो एनर्जी तो अपने को मिल ही रही थी उसमें। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ भाई, ये एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल है कि तीनों पार्टिकल के बीच में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, लेकिन मैक्सिमम इतनी होगी E1 माइनस E2। क्लियर? लेकिन मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए एटलीस्ट 3 पार्टिकल चाहिए थे वहां। तो इसका मतलब दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये दूसरा वाला जो है उसका वो ऐसा नहीं है, ऐसा ही मतलब है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। अच्छा, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है इसका, तो ये तो फंसा दिया इसने, क्या करें जाए। कौन बताएगा भाई अब इसमें? क्या हुआ सर इसमें? क्या मतलब बराबर ही तो है सर, दोनों मतलब स्टेटमेंट्स ट्रू ही है ना 14 का। भाई एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है तीनों में, हाँ और तब मैक्सिमम बराबर ही एनर्जी है। E1 माइनस E2 होगी। हाँ
सर तो करेक्ट ही है ना, 14 का आंसर सेकंड ही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है स्टेटमेंट 1 के लिए। बट कैसे? Nucleus having energy E1 decays by beta emission to daughter nucleus having energy E2. A nucleus having energy E1 decays beta emission to daughter nucleus having energy E2, but the beta rays are emitted with a continuous energy spectrum having end energy E1 minus E2. सर तो इसलिए तो हम वो तीसरा पार्टिकल जो न्यूट्रिनो लेके आते हैं, क्योंकि इसका मतलब एनर्जी मतलब एग्जैक्ट सेम ही नहीं आता, जब भी वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, एक कर्व नहीं बनता। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कर्व बनते सर, जब भी मतलब हम देखते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो बीटा पार्टिकल का देखते हैं कि वो एक ही सर्कल से एक ही रेडियस का सर्कल नहीं बनाता, बहुत सारे रेडियस का सर्कल बना, तो उसके लिए तो हम न्यूट्रिनो पार्टिकल लाते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना उसके लिए, इसलिए तो मिनिमम 3 पार्टिकल्स चाहिए हमें कि एनर्जी कंजर्व कर सके। हाँ, तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, दोनों ही सही है। हाँ, तो आंसर है ना सेकंड वाला, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना उसके लिए। टू कंजर्व एनर्जी, अच्छा, टू कंजर्व एनर्जी इन मोमेंटम है, ओके, वैसे मोमेंटम ही समझ रहा था, एनर्जी इन मोमेंटम, हाँ दोनों का तो सब तो सही है। भाई मोमेंटम का अलग समझे, अच्छा ओके ओके, ठीक है। अगर सिर्फ ये मोमेंटम का देता तब नहीं होता, तब ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही थे, लेकिन साथ में एनर्जी का भी लिखा उसने, ओके समझ में आ गया। ठीक है भाई। सर वापस से मैं बताता हूँ आपको, अगर ये सिर्फ मोमेंटम लिखता मान लो स्टेटमेंट 2 में, तो उसमें कम से कम 3 पार्टिकल चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आ रही बात समझ में। लेकिन जो एनर्जी की बात कर रहा है, उसमें एनर्जी में तो जो इंक्लूड कर रहा है, वो जो भी पार्टिकल आ रहा होगा उसको इंक्लूड कर रहा है ना वहां। तो भाई ये मानते हैं कि ये स्पेक्ट्रम में ये टोटल एनर्जी ये लिखा उसने, 3 पार्टिकल मान लो, 4 पार्टिकल भी आ रहे हैं, ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगी वो तो यही होगी, ये तो मानते हो, 4 हो या 5 पार्टिकल हो। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। लेकिन उसने कहा फिर आगे, अगर वो ये सिर्फ लिखता कि मोमेंट to conserve momentum in beta decay at least 3 particles must take part in the transformation, तो ये इसका मतलब हम तो ये समझते कि 4 भी हो सकते थे, लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए। अरे बस में भाई 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पता थोड़ी अपने को भाई। भाई जब समझ में आया मैंने क्या कहा, जो टोटल एनर्जी तो सबका मिला के मान लो 5 है टोटल मिला के, तो टोटल जो मैक्सिमम एनर्जी होती है E1 माइनस E2 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो वो एक अलग स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ स्टेटमेंट ऐसा होता है, टू कंजर्व मोमेंटम इन बीटा डीके एटलीस्ट 3 पार्टिकल्स मस्ट टेक पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अपने आप में अलग स्टेटमेंट हो गया ना। हम तो ये भी समझ रहे कि 4 भी तो पार्टिकल हो सकते थे। तब ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी होता, लेकिन उसने कहा ना टू कंजर्व एनर्जी इन मोमेंटम, तब तो फिर एटलीस्ट 3 होना चाहिए, क्योंकि 4 भी हो सकते हैं, तो चारों में भी कंजर्व करेंगे। हाँ, चारों में भी मोमेंटम कंजर्व तो रह सकता है ना भाई, एटलीस्ट तो 3 चाहिए अपने को। नहीं, एनर्जी चारों में, हाँ, वैसे चारों में हाँ, चारों में तो मैक्सिमम एनर्जी E1 माइनस E2 होगी, चारों में भी कंजर्व। अगर चारों की एनर्जी की बात करेंगे तो इसका मतलब टोटल एनर्जी E1 माइनस E2 होगी, है ना। लेकिन अगर वो कह रहा है कि एटलीस्ट एनर्जी भी कंजर्व करवाना है और मोमेंटम भी कंजर्व करवाना है, तब तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मैं दोनों को सेपरेट समझ रहा था, एनर्जी को और मोमेंटम को। हाँ, तब तो ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है? हो गया। तुम क्या बात कर रहे थे थर्मल एक्सपेंशन में?
सर मेटालिक स्केल वाला कराया था लास्ट। हो गया था ना वो तो। नहीं करेंगे क्या? हाँ कौन सर सा? हो गया था। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करेंगे, थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है। हो गया, कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी, सबने कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। अभी पूछता हूँ, देखो कितने लोगों ने कर लिया, अभी पता चल जाएगा। ओमकार आपने कर लिया, अभिषेक आपने हाँ। कर लिया, हाँ सर। अनीश आपने कर लिया? सर मेरा थोड़ा बाकी है। दोनों टॉपिक की बात कर रहे हो ना आप, 11th और 12th दोनों ना? नहीं 11th नहीं, कौन कौन सा है 13 और कौन कौन सा चैप्टर है वो? सर मॉडर्न न्यूक्लियर का फिजिक्स किया और है, अभी मॉडर्न का नहीं किया। मॉडर्न का हाँ नहीं। न्यूक्लियर हो गया, मॉडर्न कर रहे हैं। न्यूक्लियर वाला हो गया ना, जिसमें कितने 31 क्वेश्चन है, हाँ वो सबने कर लिया? हाँ सर। अर्जुन, हाँ हाँ सर। सर। असीम नहीं सर, कर लिया? बचा है। हाँ कर लो सर एक कर बार, दिया। है ना? इब्राहिम का हो गया, मुतासिम का हो गया, नेहा? सर मेरा थोड़ा बचा। एक्चुअली मैं यहाँ ना अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 दिन से बाहर ही आई, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। परम पांडे आपने? सर बचा सर। कब करेंगे फिर? प्रखर? सर चल रही है मेरी एक्सरसाइज, अभी पूरा नहीं हुआ है। आज चल हो रहे जाएगा वाला वैसे। कब तक चलेगी एग्जाम तक? आज हो जाएगा पूरा। प्रथमेश? रजत? हाँ सर मॉडर्न सर मेरा भी बचा हुआ है, थोड़ा चल रहा है, हो जाएगा आज। रुद्र क्या आपने? नहीं सर, बचा है, अगली क्लास तक हो जाएगा। शांतनु? विभूति? हाँ सर कर लिया मैंने। हाँ सर हो गया। चलो फिर कल है ना नेक्स्ट क्लास, कल डिस्कस करते हैं 31 क्वेश्चन उसके, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। तो मेटालिक स्ट्रिप के बारे में बात कर चुके थे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में पहले ऐसा करते हैं, डेंसिटी को समझ लेते हैं, फिर अपरेंट वेट और बॉइंट फोर्स पे जाएंगे। सबसे पहले डेंसिटी समझ लेते हैं। in density of a substance with temperature. तो देखो होता क्या एक्चुअल में, हमेशा याद रखिएगा कि अगर मान लो मास एक फेज से दूसरे फेज में भी चेंज हो, है ना, मान लो कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा है या उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमेशा उसका जो टोटल मास होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रख के चलना है कि टोटल जो भी मास होगा वो कभी चेंज नहीं होता है। तो मान लो अगर मैं, जैसे कि ये कंटेनर मैंने लिया और इसके अंदर मान लो मैंने लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की जगह ये मतलब मैं गैस की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिक्विड ले रहा हूँ, मैं सॉलिड की भी बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिक्विड लिया है, इसकी अपनी डेंसिटी है, मान लेते हैं रो नॉट, इसकी डेंसिटी है थीटा डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना, डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं अभी कंटेनर की बात नहीं कर रहा, कंटेनर का भी एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा सेकेंडरी चीज है, अभी हम सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, है ना, मैं सिर्फ लिक्विड को लेकर बात कर रहा हूँ यहाँ। तो आप देखोगे कि अगर इसका ओके
मैंने आपको तो पढ़ाया नहीं यार, मैं कहाँ पहुंच गया। लीनियर एक्सपेंशन ही पढ़ाया ना अभी मैंने आपको। हाँ सर, हाँ लीनियर सर। एक्सपेंशन। चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं यार, पता नहीं यार दिमाग कहाँ काम कर रहा है। दरअसल गामा इसका जो है ना वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, एक क्यूबिकल एक्सपेंशन है। दरअसल यहाँ से लेते हैं, मान लो कोई सॉलिड मैंने लिया है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, समझ में आ जाएगा आपको। और ये जो मीडियम है इस लिक्विड का, इस सॉलिड का, वो आइसोट्रोपिक है, क्योंकि नॉन आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा उसके बारे में बात करूंगा मैं। अभी यहाँ इसको आइसोट्रोपिक समझ रहा हूँ। आइसोट्रोपिक मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाओ तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। मतलब ये है कि इस बॉडी का अगर मैं कहता हूँ थीटा डिग्री सेल्सियस है, उस पर अपने को इसकी लेंथ L1 दिया है, इसकी लेंथ L2 दिया है और इसकी लेंथ L3 दिया है। इसका अपना वॉल्यूम होगा V0, L1, L2, L3 और इसका अपने को गामा दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, क्यूबिकल एक्सपेंशन है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो हम लोग यहाँ पहले गामा की बात नहीं करते हैं। अब मान लो गामा दिया है तो मैं भी समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आइसोट्रोपिक है, तो मैंने मान लिया कि इसका लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी मान लो अपने को दिया है ना, अल्फा। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है मान लो ये। तो आप यहाँ देखो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस करोगे तो अल्टीमेटली L1 क्या हो जाएगा? L1 डैश L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। L2 डैश क्या हो जाएगा? L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। L3 डैश क्या हो जाएगा? L3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो L1 डैश L2 डैश L3 डैश इक्वल टू क्या होगा? L1 L2 L3, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर होगा, सॉरी क्यूब होगा। तो V इक्वल टू हमारे पास आ गया V0 और ये क्वांटिटी काफी स्मॉल होती है 1 से, तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। यहाँ 3 अल्फा को मैं गामा मान रहा हूँ यहाँ, तो V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा V माइनस V0 बाई V0 इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा, यानी गामा इक्वल टू आ गया एक तरह से डेल्टा V बाई V0 डेल्टा थीटा। और ये इक्वल टू क्या है? 3 अल्फा। ये 3 अल्फा उसी केस में होगा जब आइसोट्रोपिक मीडियम है, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन जो याद रखना है, और जनरल रिलेशन हम बना लेते हैं इसका, dV बाई V डी थीटा या डी टी कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। क्लियर है? यस सर। ये लिख लीजिए, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, यहीं से लिखिए। यानी हमारा ये हो गया क्यूबिकल एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहीं लिख लेता हूँ, क्यूबिकल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। कहाँ लिखे हैं इसको? यहाँ ऊपर वाला छोड़ देना उसको, है ना। मैं कहूँगा तब लिखना उसको, यहाँ ऐसे लिखो आप, थर्मल एक्सपेंशन में क्यूबिकल एक्सपेंशन से लिखिएगा।
हाँ सर हो गया। तो ये तो वो है जब आइसोट्रोपिक है। अगर नॉन आइसोट्रोपिक होता तो आप यहाँ क्या लिखते, यहाँ अल्फा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा L2 इक्वल टू इस तरह से लिखते आप, है ना। तो वही बताता हूँ मैं आपको। आइसोट्रोपिक के लिए तो ये रहेगा, नॉन आइसोट्रोपिक का भी समझ लेते हैं। तो उस केस में हो जाएगा L1 डैश इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 डैश इक्वल टू L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, L3 डैश इक्वल टू L3 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा थीटा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, L1 डैश L2 डैश L3 डैश इक्वल टू V इक्वल टू L1 L2 L3, ये 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास हो गया V इक्वल टू V नॉट। आप इनको मल्टीप्लाई करेगा, अल्टीमेटली ये वाली टर्म ही हमारे पास बचेगी, बाकी सब नेग्लिजिबल है। इसमें आपस में मल्टीप्लाई करोगे सब नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा V माइनस V नॉट बाई V नॉट डेल्टा थीटा, और ये इक्वल टू होगा, ये गामा है, और ये मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि अभी तक आया नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नॉन आइसोट्रोपिक है तो कैसे क्या करना है, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। वॉल्यूम के लिए बात करेंगे। ओके, ये लिख लो। तो हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग अल्फा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मान लो कभी, वैसे तो जनरली लिक्विड का देता नहीं अल्फा हो, ऐसा नहीं कहेगा कि इसका लीनियर, क्योंकि वो जब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम में ही एक्सपेंशन की बात की जाती है ना। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा वो दे सकता है कि उसका सिर्फ लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है हाँ सर। सर आ रही है। वो क्या पूछ रहे थे? ये सर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहा था मैं? मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड के, जब जनरली लिक्विड में दिया नहीं जाता है, वही नहीं बोलेगा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, होता नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि लिक्विड की जब भी बात करेंगे ना, पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंशन की बात की जाती है। लेकिन अगर कोई सॉलिड बॉडी है, मान लो जैसे कंटेनर ही दे दिया उसने, या कोई रॉड दे दिया, मान लो कोई सिलेंडर दे दिया, मान लो, ठीक, तो उसमें वो लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे सकता है। तो अगर उसके पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं मान लो, तो वॉल्यूम आप अगर वो आइसोट्रोपिक तो 3 इंटू अल्फा कर लेंगे। लेकिन जैसे मान लो कोई कंटेनर दिया, तो उसके मान लो एरिया का एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो फिर वहाँ अल्फा वाला कॉन्सेप्ट देगा फिर अपने को। अगर वो उसको मान लो उसको दिख रहा है कि इसमें लेंथ में भी वेरिएशन है, इसके एरिया में भी वेरिएशन है, तो ऐसी जगह पर वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देता है सॉलिड के केस में। वो तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सकता है, सर तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। एरियल एक्सपेंशन के लिए भी सेम स्टेप रहेगा ना? हाँ, अभी वो भी बता देता हूँ मैं पहले, उसके लिए भी ये स्टेप रहेगा सेम। भाई 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना भाई। उसकी हाँ बात सर। करेंगे तो जैसे मैं टर्मिनल लूंगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना, तो वो 2 अल्फा आ जाएगा। इस केस में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए हाँ इसलिए मैंने वहीं से लिया लीनियर से ही हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो बाद में।
लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं पहले उसका ये बताता हूँ, एरियल वाला भी, उसमें कुछ है नहीं। सर हाँ बोलिए। मेरा ना इंटरनेट बहुत यहाँ खराब चल रहा है, मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, तो मैं अभी लेक्चर बंद करके बाद में रिकॉर्डिंग देख लूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर। एरियल और सुपरफिशियल। एक्सपेंशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये लेते हैं एक प्लेन लेमिना लेते हैं, है ना, यानी थिकनेस में इसका जो एक्सपेंशन हो नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग। तो ये L1 है और ये L2, ये भी हम लोग इसको पहले आइसोट्रोपिक ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A0 इक्वल टू L1 L2 हो जाएगा। इस पर टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग ले गए थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस पर, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया इसका L1 डैश L2 डैश, यानी L1 डैश क्या हो जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, L2 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में L1 L2, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। तो A इक्वल टू आ गया A0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, यानी 2 अल्फा इक्वल टू जाएगा A माइनस A0 बाई A0 डेल्टा थीटा, या इसको आप लिख सकते हो DA बाई A0 डी थीटा, और इसको लिखते हैं बीटा। अगर नॉन आइसोट्रोपिक है तो उसके इसमें बीटा लिख देंगे सीधा अपने को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बाकी सब सेम है, यानी DA बाई A0 डी थीटा। आगे बात समझ में सबको? तो मेन हाँ है सर। लीनियर वाला याद रखिए, तो बाकी सब भी मिल जाएगा, है ना। अब डेंसिटी का समझते हैं, देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ है ही नहीं उसमें। लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ सर। अब ये लिखो, सबने लिख लिया? तो यहाँ से स्टार्ट करो। वेरिएशन in density of a substance with temperature. सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि अगर एक हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है और दोनों को सेम टेम्परेचर से बढ़ाया तो उनका एक्सपेंशन सेम होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो कैसे होता है? हाँ वो सेम ही होगा, लेकिन अगर किसी एक में आपने अगर हॉलो में गैस भर दिया तब उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो यहाँ सर अगर सेम वैक्यूम कॉन्सेप्ट, हुआ तो कैसे सेम वैक्यूम है, हाँ वैक्यूम में तो सेम होगा, वैक्यूम के केस में सेम होगा, क्योंकि वो उसका जो एक्सपेंशन होता है ना उसी तरह से एक्सपेंशन होता है जैसे सॉलिड की तरह होता है जब अंदर वैक्यूम है, ठीक है। तो यही तो इसमें है डिफरेंस दोनों में, कि अगर एक सॉलिड है और एक वैक्यूम है अंदर की तरफ,
और दोनों का टेम्परेचर सेम किया हमने, सेम सेम, लेकिन सेम मटेरियल का होना चाहिए और ये सेम मटेरियल का होना चाहिए। अलग अलग मटेरियल का, यानी दोनों का अल्फा गामा जो है सेम होना चाहिए। तो दोनों में एक्सपेंशन जो होगा ना सेम होगा, यानी जो डेल्टा वी वॉल्यूम होगा दोनों का सेम होगा। क्लियर? लेकिन अगर मान लो इस केस में आपने एक में ये रेडियस है और इसमें लेकिन आपने गैस भर दिया, ये वैक्यूम नहीं है, तब इसमें इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इसका जो ये अगर यहाँ होगा डेल्टा वी सॉलिड लेस देन डेल्टा वी होलो होगा। क्यों? क्योंकि गैस का एक्सपेंशन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका भी तो एक्सपेंशन होगा ना। हरी बात समझ में? तो यहाँ इस केस में ऐसा होगा, लेकिन जब वैक्यूम होता है तो दोनों का सेम होता है। हरी बात समझ में? हाँ सर। सर ये जो एक्सपेंशन होगा तो अलग अलग मटेरियल का वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना? हाँ मतलब ऐड होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका भी देखेंगे फिर ये गैस क्या कर रहा है, ये भी तो प्रेशर लगाएगा ना, तो प्रेशर लगाने हाँ की वजह ठीक से है। क्या होगा है, ठीक है ना? हाँ तभी तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन वैक्यूम अगर है तब दोनों का सेम होगा। क्या लिखना था आपको? हो गया सर। लिख लियो। अब हमने देखा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, तो वो जाएगा V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यही है। अब रो इंटू वी इक्वल टू रो नॉट इंटू वी नॉट, ये टोटल मास तो हमेशा सेम ही रहेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं। तो V की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग, तो V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू रो नॉट वी नॉट। तो वी नॉट से तो वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो डेंसिटी क्या होगी इसकी? रो नॉट बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इस तरह से डेंसिटी का वेरिएशन होगा, या रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ये समझ में ऐसा क्यों लिया? इस पूरे को ऊपर लेके जाओगे तो इसके पावर -1 होगा, उसको अंदर ले लिया, तो डेंसिटी वेरिएशन इस तरह से होगा टेम्परेचर के साथ में। लेकिन यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में बात कर लेते हैं पहले। बिहेवियर ऑफ वाटर, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि ये टेम्परेचर है और ये इसका वॉल्यूम है, और यहाँ इधर ये टेम्परेचर है और ये डेंसिटी है। तो देखा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम लोग शुरू करते हैं उसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज करता है और उसके बाद ये इंक्रीज करता है। तो कब जाके इंक्रीज करता है? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में। तो इसकी डेंसिटी क्या करती है? यहाँ डेंसिटी इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करेगी। तो इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस से इसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, और फिर डिक्रीज करने लगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो देख रहे हम लोग वॉल्यूम एक का एक्सपेंशन होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है हमेशा, है ना। तो जब कुछ बोला नहीं जाए तो वैसे वाटर की बात करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस अगर दिया तो फिर अपने को उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा, तो उससे हम समझ लेंगे कि इसका मतलब यहाँ डेंसिटी क्या कर रही है, 0 से 4 में इंक्रीज करेगी।
है ना, उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और बाकी जितने भी सब्सटेंसेस है जिनकी भी हम बात करेंगे सब में डेंसिटी क्या करेगी, टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टोटल मास को कांस्टेंट रखना है। ओके, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, लिख लो। अच्छा, एक चीज और फिर से क्लियर कर दूं मैं, ये जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना कब यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला कब देखते हैं हम लोग, जब अल्फा डेल्टा थीटा लेस देन 1 होगा। आप ये नहीं कह सकते हो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है जो वहां बताया था, L इक्वल टू L नॉट ई टू पावर अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो भी लिया था मैंने, है ना। तो ये लेकिन उसी केस के लिए जब अल्फा डेल्टा थीटा भी क्या है यहाँ लेस देन 1 है, उसके लिए बात की है करी हमने। यहाँ भी ऐसा ही है डेंसिटी केस में भी। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। सर अभी जो ऊपर का लिखा है तो फिर से एक मिनट दिखाना ना, ऊपर वाला ना। हाँ सर हो गया। याद रहेगा ये पॉइंट? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें डेंसिटी का हो गया, तो अपरेंट वेट एंड बॉयंट फोर्स, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। है ना, तो टेम्परेचर के साथ है किस तरह का वेरिएशन होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो कि ये स्प्रिंग है और ये मान लो कोई स्फीयर मान लिया मैंने, तो ये अभी एयर में है ना, अभी किस में है, ये एयर में ही है। तो इसका अपना वेट होगा W नॉट, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ये एयर में है, ठीक। और अभी जो टेम्परेचर है यहाँ ये θ°C है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक लिक्विड के अंदर लेके जा रहे हैं जिसका अपने को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी गिवन है, और ये जो बॉल हम ले रहे हैं इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है। तो अभी जो मैं लेके जा रहा हूँ वो किस पर है, अभी ये θ°C पर ही है। लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी में यहाँ रो नॉट मान रहा हूँ, इसकी जो डेंसिटी वो सिग्मा नॉट मान रहा हूँ, है ना। और इसका अपना वॉल्यूम है, तो θ°C पे इसका वॉल्यूम V नॉट है। तो रो नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल या ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम हम बोल ही रहे हैं, और V नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब किस पर है लेकिन, एट θ°C पर। ओके, तो अभी यहाँ पहले समझ लेते हैं यहाँ बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अगर ये आप इस केस में बात करें तो बॉइंट फोर्स इस पर होगा रो नॉट V नॉट इंटू G होगा।
तो इस केस में अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, तो W, तो वो हो जाएगा क्योंकि इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, डाउनवर्ड इसको वेट भी लग रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर 0 होगा। तो आप देख रहे हो कि यानी के एक्स नॉट प्लस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, W नॉट, यानी के एक्स नॉट ये मेजर करेगा ना, पहले क्या मेजर कर रहा था, केवल W नॉट को। अभी आप देखो कि ये W नॉट माइनस बी नॉट, यानी ये क्या हो गया इसका, यही हो गया इसका अपरेंट वेट। तो इस केस में इसका अपरेंट वेट क्या हुआ, ये वाला हुआ ना, ठीक है, ये लिख लो पहले। इसमें तो मुझे लगता कोई डाउट होगा किसी को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आ रही है। तो अपरेंट वेट क्या हो गया हमारे पास, W नॉट माइनस बी नॉट। लिख लिया सर, एक मिनट। 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। अब यहाँ मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक बात याद रखिएगा, बट W नोट तो कभी चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि W नोट कैसा है, इसका मास इंटू जी ना, है कि नहीं। ये क्या है दरअसल, इसका मास इंटू जी, मास कभी चेंज होगा नहीं, तो W नोट कभी चेंज होगा नहीं। ओके, और इसमें हाँ, इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी कम होगा, वो अलग बात है ना, लेकिन टोटल मास कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसमें हम बात कर रहे हैं एट थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस की। तो जब इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अब यहाँ हमारे पास में रो नॉट बाई 1 प्लस, अच्छा इसका लिक्विड का मैंने गामा एल लिया हुआ है, डेल्टा थीटा है, ये डेंसिटी हो जाएगी, है ना। तो गामा एल क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, उसी तरह इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 1 प्लस गामा, ये ऑब्जेक्ट है, तो डेल्टा थीटा, तो गामा नॉट क्या है यहाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion of the object. Okay,
तो पहले बॉइंट फोर्स की बात करते, तो बॉइंट फोर्स क्या होगा यहाँ, रो वी इंटू जी ना, तो रो कितना हो गया यहाँ, रो नॉट बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, बी क्या हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा, है ना, डेंसिटी की, चलो डेंसिटी लिख लिया मैंने उसका, लेकिन ये हो जाएगा हमारे पास में इनटू जी, यानी पॉइंट फोर्स आ रहा हमारे पास में रो नॉट वी नॉट जी, ये होगा 1 प्लस गामा नॉट डेल्टा थीटा बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना। और इसी केस में जब आप अपरेंट वेट की बात करोगे तो आप देखो डब्ल्यू नॉट तो चेंज होने वाला नहीं, माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या केस डिस्कस करूंगा। पहला केस, इफ गामा नॉट ग्रेटर देन गामा एल है, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन से अगर ज्यादा है, तो उस केस में आप देख रहे हो कि बॉइंट फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बॉइंट फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो अपरेंट वेट क्या करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और इफ गामा नॉट लेस देन गामा एल है, तो इस केस में क्या होगा, बी डिक्रीज करेगा और अपरेंट वेट क्या करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। और तीसरा केस, इफ वी गामा नॉट, इफ गामा नॉट इक्वल टू गामा एल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बॉइंट फोर्स चेंज नहीं करेगा। तो बॉइंट फोर्स क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि कट जाएगा ना, देखो आप। और ये भी अपरेंट वेट भी क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लिख लो। कहाँ से लिखना था, यहाँ से ना। सर हमें लास्ट ईयर बोला था कि ना जो पार्शियली सबमर्ज बॉडी है ना फ्लूइड में, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका कुछ रीजन है क्या इससे? वो फ्लोट कर रहा है, मान लो किसी से कनेक्ट नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट किसी से बता कनेक्ट मुझे। नहीं, हाँ, किसी तो से वो कनेक्ट नहीं इसलिए है, फ्लोट कर रहा है। और फ्लोट ही कर रहा है। हाँ हाँ, तो उसका mg कांस्टेंट हो गया हाँ डाउनवर्ड, इसका मतलब बॉइंट फोर्स उसका कांस्टेंट हो गया ना अब, अगर फ्लोट ही कर रहा है तो, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा ना। जब तक वो फ्लोट करता रहेगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड है, वो आप mg तो mg बना रहेगा हमेशा, थोड़ी चेंज हो रहा है mg आपका, इसलिए पॉइंट फोर्स ओवरऑल चेंज ही नहीं करेगा उसमें जब तक वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करने पर अगर वो सिंक कर रहा है या ऊपर जा रहा है तो फिर फर्क पड़ रहा है ना। अच्छा सर, अगर हम लोग पार्शियली सबमर्ज बॉडी है और लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसपे वो बॉइंट फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना? नहीं, अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है ना तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि mg वो बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा है ना। हाँ तो बॉइंट फोर्स चेंज ही नहीं करेगा हाँ ठीक है, समझा। जब तक वो फ्लोट कर रहा है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ओवरऑल उसका हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सिंक कर जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए, हाँ वही लेकिन पूछ रहा था ओवरऑल मैं। पॉइंट फोर्स से वो कांस्टेंट बना रहेगा जब तक वो उसमें फ्लोट कर रहा है वो। हाँ ठीक है सर, तो ये जो आप अभी अपने आप में बताया, उसका मतलब वी नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना? हाँ, वी नॉट का वैल्यू चेंज, मतलब वी नॉट का वैल्यू तो इनिशियल तो वही रहेगा और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सर, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे हमने केस 2 लिखा है अभी, जहाँ पे गामा ऑब्जेक्ट लेस देन गामा लिक्विड है, जरूरी नहीं कि बॉडी सिंक करे उस केस में। ये तो कम्प्लीटली इनसाइड लिया ना मैंने, ये हाँ, ये कम्प्लीटली वाला इनसाइड है ना। ये तो वो फ्लोटिंग वाली बात कर रहे थे, तो कि फ्लोट कर रहा है। ये जो लिया मैंने देखो ना फिगर में, कंप्लीट इनसाइड है। ये भी लिख लो भाई साथ में आप, कंप्लीट इनसाइड है, बॉडी इज कंप्लीटली इनसाइड।
सर जब इक्वल डेंसिटी होगी तब भी कुछ नहीं चेंज आएगा ना? हाँ, बॉइंट फोर्स में कहाँ चेंज आ रहा है, वो कट जाता है ना वो। ठीक। क्या फिर से बोलो। डेंसिटी बोला था। जो डेंसिटी बोल रहा हाँ, इसकी डेंसिटी जब इक्वल हो गई तब मतलब तो पूरा अंदर रहेगा। नहीं, डेंसिटी इक्वल हो गई तब तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो 0 हो जाएगा ना। नहीं कुछ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, कुछ कनेक्टेड नहीं है मान लो, तब तो कंप्लीटली इनसाइड चला जाएगा, डेंसिटी सेम हो हाँ गई तो। फिर भी टेम्परेचर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं आएगा ना? नहीं, अगर वो हाँ नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक कोई है। फर्क नहीं आएगा भाई। वो फ्लोटिंग वाला समझ में आया ना क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल लॉजिक है, mg चेंज नहीं हो रहा है और कोई रीजन नहीं है उसका, ठीक है ना। सर वो जो अभी भी थोड़ा डाउट है कि सर वो जो मतलब बॉडी जो फ्लोट कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें जो लेके रहता हूँ, मान लो जैसे कि स्पेयर ले लिया आपने, है ना, ये मान लो हाफ समझ दे इसमें, है ना, लिक्विड के अंदर। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इसकी डेंसिटी अगर 2 सिग्मा है तो इसकी डेंसिटी सिग्मा है, आप समझ दे तो ये लिक्विड है ना। अब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग है ना, और इसका अलग है, तो होगा क्या, इसका जो टोटल मास है इस बॉडी का वो तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि मान लो डेंसिटी आपने बढ़ाई, टेम्परेचर सॉरी आपने बढ़ाया, तो ये पॉसिबल है कि ये थोड़ा अंदर चला जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो गया? थोड़ा नीचे जा सकता है, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है इसकी जो डेंसिटी है किसकी, इसकी यानी इसकी डेंसिटी में वेरिएशन क्या हो रहा है, एक तरह से मान लो इसकी डेंसिटी एक तरह से डिक्रीज करेगी, किसकी, इस लिक्विड की, तो डेंसिटी करेगी तो बॉइंट फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। लेकिन इसका वॉल्यूम मान लो उतना बड़ा ही नहीं है, वॉल्यूम नहीं, मान लो अगर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ता तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम चेंज ही ना करे भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना वो तो बॉइंट फोर्स, तो भाई जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा इनटू इसकी डेंसिटी इनटू जी करते हैं, किसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, तो ये पॉसिबल है ना, लेकिन अभी भी फ्लोट ही कर रहा है। तो अब आप कहेंगे सर बॉइंट फोर्स, तो अभी भी बॉइंट फोर्स उतना ही है, भले इसका वॉल्यूम ज्यादा अंदर चला गया, लेकिन अभी क्योंकि डेंसिटी, किसका डेंसिटी, अब देखो भाई इसका ये जो समझ पार्ट है इसका वॉल्यूम लोगे आप, तो इसका वॉल्यूम है मान लो वी समझ है, वी एस है, इसकी डेंसिटी मान लो लिक्विड की ये है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो जो पहले बॉइंट फोर्स आ रहा था, मान लेते हैं कि इसका हाफ है ना, टोटल वॉल्यूम इसका मान लो वी नॉट था, तो उसका वी नॉट बाई 2 इंटू 2 सिग्मा इंटू जी, तो ये अभी भी वही बना हुआ है ये बॉइंट फोर्स, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है, ये पॉसिबल है ना। हाँ। लेकिन अब बॉइंट फोर्स है तो अभी भी, लेकिन उसके m इंटू जी के इक्वल तो बना रहेगा, अभी भी देखो फ्लोट कर रहा है, इसको m इंटू जी लग रहा है, इसको भी m इंटू जी लग रहा है, तो इनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यानी ये कुछ पार्ट नीचे जा सकता है, कुछ पार्ट हो सकता है ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो ओवरऑल है ना मल्टीप्लीकेशन, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये कह रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो भी होगा, मतलब इस तरह से एडजस्टमेंट हो रहा है वो। जब तक वो फ्लोट करा तब तक की बात बता रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है ना। ठीक है सर। क्योंकि mg कांस्टेंट है ना, और तो कोई फोर्स है नहीं इसको बैलेंस करने के लिए, और हमारा रेस्ट पे पड़ा रहेगा, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ सर समझा। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है अभी भी? नहीं सर अभी नहीं है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जब पूरा ही बॉडी सबमर्ज हो जाएगा और उसके बाद फिर सिंक हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा भी हुआ, मान लो कि ऐसा हो सकता है इसका कि मान लो वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा जितना डेंसिटी बढ़ रहा है, मान लो भाई, या भी ऐसा भी हो सकता है, मतलब डेंसिटी घटता जा रहा हो, वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा जितना डेंसिटी घट रहा है, तो ये भी हो सकता है अब उस केस में नीचे चला जाए,
जब तक ये इस बॉटम पर टच नहीं करेगा तब तक बॉइंट फोर्स उसका कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन अगर बॉटम पे जाके टच कर रहा तो एक नॉर्मल फोर्स और आ गया ना, इसका मतलब है कि बॉइंट फोर्स डिक्रीज कर गया हो। अब mg के इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल भी आ गया ना वहां। बात समझ में आई? तो अगर हाँ आप सर। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हाँ लेकिन सर। मान लो सिंक भी कर रहा है, जब तक वो लिक्विड के अंदर भी फ्लोट कर रहा है तब तक भी बॉइंट फोर्स चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो mg उसको बैलेंस कर रहा है ना, तो mg के इक्वल ही आ रहा बार बार हो जब तक वो बॉटम पे टच नहीं करेगा। अभी समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। अब तो नहीं है ना डाउट? नहीं सर अभी नहीं। नहीं सर समझ गया। तो ये है, और क्या रहेगा इसमें? और तो मेरे ख्याल से सारा ही हो गया। अच्छा कुछ एक और केस लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल ही समझ लेते हैं कि मान लो एक कंटेनर है ना, और ये कंटेनर में लिक्विड कंप्लीटली फिल है। तो लिक्विड इज completely filled in a cylindrical container ठीक है। ये हमारे पास में एक केस ले रहा हूं मैं। तो ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ये ग्राउंड है, ये सिलिंड्रिकल जो कंटेनर हमने लिया है ठीक है, और इसमें लिक्विड कंप्लीटली भरा हुआ है ऐसे। तो ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर, इसका वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम अभी क्या है, सेम है। और मैं यहाँ लिक्विड का गामा एल ले रहा हूँ, कंटेनर का मैं गामा सी ले रहा हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो ये ले रहा हूँ मैं, है ना। एक मिनट रुकिए यार। तो ये मान लो थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन और जो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा गए, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा सी डेल्टा थीटा। अब अपने को इसमें दरअसल चाहिए लिक्विड लेवल का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। इसको हमने कंप्लीटली भरा हुआ है ना, लिक्विड लेवल का कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला केस ले रहा हूँ, मान लो मैं कि अगर मैं कहता हूँ कि इफ गामा एल ग्रेटर देन गामा सी है, यानी लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में आप देखोगे कि वी एल माइनस वी सी, ये डेल्टा वी होगा, और ये मिलेगा अपने को गामा एल माइनस गामा सी इंटू वी नॉट डेल्टा थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड इस केस में बाहर चला गया कंटेनर से। तो इतना लिक्विड क्या हो गया, ओवरफ्लो कर गया। ये लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। है ना। दूसरा केस है, अगर मैं कहता हूँ कि गामा सी ग्रेटर देन गामा एल है तो डेल्टा वी यानी गामा, तो इसका मतलब हुआ कि वी सी माइनस वी एल, ये हो जाएगा गामा सी माइनस गामा एल इंटू वी नॉट डेल्टा थीटा। इसमें क्या होगा, लिक्विड लेवल डिक्रीज कर जाएगा। अपने को लगेगा अपेरेंटली कि लिक्विड
है ना, अपरेंटली क्या होगा, ये लेवल होगा। जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन सा है, ये जो मैंने खाली पार्ट दिखा रहा हूँ ना आपको, ये डिफरेंस डेल्टा भी कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये डेल्टा भी है, इतना लेवल इसका नीचे चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं थर्ड केस लेता हूँ कि इफ गामा सी इक्वल टू अगर गामा एल हुआ तो वॉल्यूम तो दोनों का ही इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। इसमें लिक्विड लेवल क्या करेगा, अपरेंटली डिप्रेसेस, नो चेंज इन लिक्विड लेवल। मैंने ऐसा क्यों लिखा, लिक्विड लेवल अपरेंटली डिप्रेसेस, हो सकता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट बढ़ रही हो, है ना, लेकिन अपने को कंटेनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि उसका लेवल डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह यहाँ भी लिक्विड अपरेंटली, और यहाँ क्या होगा, लिक्विड और फ्लो कर जाएगा। ये लिख लीजिए, इसमें क्या बचा, हो गया सब, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको इसमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स है। अच्छा ऐसा करते हैं, नहीं तो एस वर्मा है आप लोगों के पास में? हाँ अच्छा सर एक है। पार्ट रह गया, नहीं अभी कहाँ, एक रह गया अभी तो इसमें, थर्मल स्ट्रेस रह गया है। तो एक काम करते हैं ना यार, मैं आपको जिसके पास में नहीं है, वैसे तो मैं एस वर्मा में ऐसा करता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ, है ना, तो उसके क्वेश्चन कर लो आप, या पहले शीट ही कर लो यार, एस वर्मा बाद में करेंगे। सर शीट के बाद सर इसका एच सी वर्मा से पहले वो बाकी जो का है उनका करते हैं ना, न्यूक्लियर फिजिक्स, उनका एच सी वर्मा उसका कर लेंगे। पहले लेकिन इसका शीट ही करना शुरू कर दो आप, एक्सरसाइज 1 तो कर ही लो, ठीक है। मैंने आपको टेम्परेचर कंपैरिजन दिखाया, बताया था क्या टेम्परेचर? हाँ सर। स्केल पे टेम्परेचर का कंपैरिजन बताया था क्या? अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्लास में था वो। अच्छा ठीक है, लिख लो इसको। क्या सर स्लाइड नीचे कीजिए ना। करते जाओ यार, करते जाओ, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगा लो, जितना टाइम दे सकते हो दे लो, और क्या ये टॉपिक भी आपका हो ही जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स हो गई तो उसके मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस है ना पिछले 30-35 सालों में जो भी हैं, सारे क्वेश्चन कर लो, उतना ही कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है यार। जितना इधर उधर भागोगे उतना ही अपना टाइम वेस्ट करना होता है, मालूम है। क्वेश्चन बनना वही है, उसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो, आप देखो, मैंने जो मॉडर्न फिजिक्स की जो बुक भेजी ना, जो बीजर करके जो बुक है, ऑर्थर बीजर करके, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए मालूम है आपके एडवांस में।
वो जो क्वेश्चन नहीं था 3/5 z z-1, वो उसी में दिया हुआ है, उसी का क्वेश्चन है दरअसल वो। ठीक है, और भी क्वेश्चन आया हुआ था जैसे हाँ, तो मतलब कौन से स्टूडेंट्स की बुक है वो, मतलब हमारे लेवल की तो है? वो तो MSc BSc में पढ़ाई जाती है वो वाली बुक, मतलब वहाँ के लिए, नीचे लेकिन की उतना अब उतना डीप में अपने जाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें शेल मॉडल और पता नहीं क्या क्या दुनिया जाने की चीजें डाल रखी है, तो वो चीजें सब नहीं पढ़ना है अपने को, वो पूछा भी नहीं सर जो जाएगा कभी आपसे। 1980 85 के सवाल होते हैं उस टाइम के, वो कहाँ पे मिलेंगे सर? वो नेट पे तो मिलते नहीं है, मैंने ट्राई किया अरे था पहले। बुक आती है ना, बुक तो आती है, कोई भी इसकी ले लो, अरिहंत की कोई भी बुक उठा लो। हाँ सर, अरिहंत वाले में आ जाती है सब, 40 साल हाँ? वाली 40 40। इयर्स वाली में शायद है। हाँ सर, आ हाँ है जाती ना, उसमें सब है, वो क्वेश्चन कर लो, कोई भी एक बुक ले लो, सब में दिए हैं वो। अरिहंत वाली ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, या DC पांडे वाली जो बुक आती है वो ले लो। क्योंकि आपसे इस लेवल पे क्या कितना जाएंगे बताइए मुझे, इस लेवल पे जितना है उस, अब जैसे वो क्वेश्चन जो पूछा था, भले इसका क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली बनाया इसी लेवल का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या था, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस करके उसके इक्वल करवा दिया। तो मॉडिफाई भी करेंगे तो इसी लेवल पे आके मॉडिफाई करेंगे ना, इससे ज्यादा क्या बनाएंगे। टफ क्वेश्चन जो आप सोचते हो बहुत टफ है, टफ नहीं, दरअसल होता है क्या है कि उस इंस्टेंट पर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा तो डेफिनेटली टफ क्वेश्चन है आपके लिए। स्ट्राइक कर गया तो काय का टफ है, फिर वो टफ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा है आपको एग्जाम में, इसलिए आपको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन था वो। आप देखो उसी क्वेश्चन को घर आके करो, हो जाता है। इसका मतलब है कि वो टफ नहीं है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बात ये है, स्ट्राइक करने वाली बात है ना। कभी कभी जैसे होता है, हमारे साथ ही होता है, हम भी करते हैं, हमारे से भी नहीं बनता है, बाद में सोचते हैं कि अरे तो इतना सही था, इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, पर हम कुछ और सोचना शुरू कर देते उसी टाइम पर। तो फिर क्या होता है कि वो सही तरह से स्ट्राइक नहीं हो पाता है क्वेश्चन। हम लोग साथ में कुछ और भी सोचते हैं, अच्छा ये भी तो हो सकता है। अगर जिसका उस होता है ना, एक तुरंत समझ में आ जाए कि यही लगाना है तो हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते, मतलब ऐसे होते हैं। इस बार भी क्वेश्चन ऐसे ही थे, बच्चों को लगा बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं था, स्ट्राइक नहीं हो रहा था, ये मान के चलो आप, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसी में से क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाहर बना ही नहीं सकते। चलिए फिर आज इतना है, ये लिख लो, फिर अभी क्लास है ना आप लोगों की। हाँ सर। ठीक है फिर है, चलिए। ये तो रिकॉर्ड तो ही रहा, तो बता, इसको भेजने की तो जरूरत ही नहीं ना।